अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 पार्ट इस चैप्टर का, और इसमें हम कुछ और जो प्रमेय हैं उन प्रमेय को देखते हैं। अब इस प्रमेय में हम देख रहे हैं कि एक चाप द्वारा, प्रमेय क्या है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो ये ए बी, यहाँ पर ये वृत्त बना है, और ये जो ए बी है, ए बी एक चाप है। ठीक है, अब इस चाप की, चाप या इसे इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप जो है वो केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, ये है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब वृत्त के शेष भाग पर अगर हम इसका कोण देखें, मान लीजिए कोई एक ये पॉइंट है, तो इस वृत्त के इस भाग पे ये जो कोण बन रहा है ये, तो हमें ये सिद्ध करना है इस केस में हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, कोण ए ओ बी जो है वो कोण ए सी बी का दुगना है। हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, ये चीज़ सिद्ध करनी है हमें। ठीक, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से इस पॉइंट से जो त्रिज्या है वृत्त में वो खींचेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बाहर तक। ठीक, मान लीजिए कोई पॉइंट है डी तक, कोई पॉइंट है यहाँ पर डी। ठीक, ये जो लाइन है ये एक एक्सटेंडेड लाइन बन गई है। ठीक है, सी ओ डी बोल सकते हैं या सी डी बोल सकते हैं इस लाइन को। अब यहाँ देखिए, एक रूल होता है त्रिभुज का कि त्रिभुज में जो बहिष्कोण होगा, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा वो सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर ये त्रिभुज है और ए बी सी और ये पॉइंट डी, तो ये जो बहिष्कोण होगा एंगल डी बी ए इज इक्वल टू, ये बहिष्कोण जो होगा ये सामने वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसी वाली चीज़ को, इस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ओ सी बी की अगर हम बात करें, त्रिभुज ओ सी बी की बात करें, जो थोड़ा पतला वाला त्रिभुज बन रहा है, तो जो एंगल डी ओ बी है, एंगल डी ओ बी, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो ये किसके बराबर होगा, सामने वाले दोनों कोण के बराबर होगा, ओ सी बी, एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओ बी सी। एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक है, इनके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, ये जो त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में एंगल, त्रिभुज ओ सी बी में जो ओ सी है वो बराबर है किसके, ओ बी के। क्यों, दोनों ही इस त्रिभुज की क्या है, त्रिज्या है। यानी ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इन भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी जब दोनों भुजाएं बराबर तो इनके आमने सामने के कोण, ओ सी के सामने का कोण, ओ सी के सामने का कोण ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू दूसरा कोण, इसके सामने का कोण एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल डी ओ बी। अगर हम इस चीज़ का प्रयोग इसमें कर दें, इस वाले में,
तो एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी बी, 2 इंटू एंगल ओ सी बी। ओ सी बी और ओ बी सी को भी ओ सी बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अभी जो दूसरा त्रिभुज है ओ ए सी, जो ये दूसरा त्रिभुज है, इसको देखते हैं। त्रिभुज ओ ए सी में, अब त्रिभुज ओ ए सी की अगर बात करें तो ओ ए सी में ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या है, डी ओ ए। ये जो डी ओ ए है ये इसका बहिष्कोण है, एंगल डी ओ ए। इस डायग्राम को मैं कॉपी ही कर लेते हैं। अब एंगल डी ओ ए जो है, एंगल डी ओ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल डी ओ ए बहिष्कोण है, सामने वाले दोनों कोणों के बराबर। ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, प्लस एंगल ओ सी ए, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, जो ओ ए है ये केंद्र है त्रिवृत्त का, तो ओ ए और ओ सी दोनों ही त्रिज्या हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों ही यहाँ पर क्या है भाई, त्रिज्या, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि ये भी कैसा त्रिभुज हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल डी ओ ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए के सामने का कोण है एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी के सामने का कोण ओ ए सी। तो अगर इसका प्रयोग करें तो एंगल डी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए ओ सी ए, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये एक चीज़ आ गई, एक रिजल्ट ये आ गया और एक रिजल्ट ये आया था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, एंगल डी ओ बी और एंगल डी ओ ए, यहाँ देखो डी ओ बी और डी ओ ए, डी ओ बी और डी ओ ए मिलके क्या बना लेते हैं, दोनों को अगर जोड़ दें, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और डी ओ बी को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी प्लस डी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल ओ सी ए, यहाँ से देखिए इस जगह से, इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, 2 कॉमन आ गया, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। अब ओ सी बी और ओ सी ए, ओ सी बी प्लस ओ सी ए, ये दोनों एंगल अगर मिल जाएंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा एंगल ए सी बी, 2 इंटू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। यही तो हमें सिद्ध करना था, ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी बी, यानी कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये चाप द्वारा जो कोण बना है शेष भाग पर बने कोण का कैसा हो गया, दुगना हो गया। ये चीज़ हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब इसी प्रमेय से संबंधित थोड़ी सी और चीज़ें हैं, वो आगे देखते हैं।